राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सीएम धामी ने दिया आदेश। 9 नवंबर से होगी उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत। 5 प्रतिष्ठित लोगों को किया जाएगा पुरस्कृत। कांग्रेस लगातार करनी है उत्तराखंड सरकार पर वार कर रही है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। सिलेंडर लेकर शामिल हुए हरीश रावत। पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने दिया धरना। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 3 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 8 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए और वापस घर लौटे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में राज्य के स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके लिए कहा गया है कि 9 नवंबर से उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत होगी और 5 प्रतिष्ठित लोगों को इस दौरान पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो राज्य स्थापना दिवस बेहद ही धूमधाम और के साथ मनाया जाएगा। इस महोत्सव को 21वां महोत्सव राज्य का होगा। ये 21वां स्थापना दिवस होगा। तैयारियां तेज हो गई है इसके लिए। उत्तराखंड में पहली बार जनजाति महोत्सव भी मनेगा। इसी के साथ आयोजन 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक यानी 7 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो राज्य स्थापना दिवस को लेकर बेहद उत्साह उत्तराखंड सरकार में कार्यकर्ताओं में इस वक्त बना हुआ है। तैयारियां तेज हो गई है। 9 नवंबर का दिन जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और इस दिन को बीजेपी सरकार महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। 5 प्रतिष्ठित लोगों को इस दौरान पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो उत्तराखंड में पहली बार जनजाति महोत्सव बनेगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे। धीरेन्द्र, राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, 21वां स्थापना दिवस होगा और महोत्सव के रूप में से मनाया जाएगा। क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड 21 साल का हो गया और 21 साल की जो उम्र होती है वो युवा की उम्र होती है। और सौभाग्य से जो मुख्यमंत्री हैं वो भी देश के अधिकतम युवाओं में गिने जाते हैं। काफी युवा मुख्यमंत्री, और इसीलिए इस बार शायद राज्य स्थापना दिवस का जो समारोह होना है वो लीग से हट करके होगा। यानी वो 3 दिन तक चलेगा और 5 दिन तक चलेगा और उत्तराखंड महोत्सव के तौर पे गांव-गांव तक, पंचायत तक मनाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और आज से ही उसकी शुरुआत हो गई है। आज मुख्यमंत्री आवास में एक बड़ा जलसा होगा जिसमें तमाम मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया है। समाज के अन्य सम्मानित लोगों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही आज से इस महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी और लगातार 5 दिन तक ग्राम पंचायत स्तर तक इसको लेकर के जाना है और सभी लोगों को, प्रदेश के सभी नागरिकों को यह एहसास कराना है कि 21 का युवा उत्तराखंड, उसमें कितनी संभावनाएं है और उन संभावनाओं को कैसे हम विकास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये विजनरी प्रोग्राम कर सकती है। मुख्यमंत्री ने परसों इसके लिए एक समीक्षा बैठक ली थी और इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया था और उससे काफी संतुष्ट दिखे थे। और उन्होंने कहा था कि 21 साल का जब उत्तराखंड हो रहा है तो प्रत्येक नागरिक को इस बात का एहसास हो कि 21 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या पा सकते थे और कहाँ कुछ कमी रह गई। इसकी समीक्षा और आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता है। और इसीलिए सोनिका, इस राज्य स्थापना दिवस को एक उत्तराखंड महोत्सव के तौर पे मुख्यमंत्री ने मनाने का निर्देश दिया और वो खुद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। धीरेन्द्र, 21 साल का उत्तराखंड होने वाला है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। इस दौरान बीजेपी जो इस वक्त मौजूदा सरकार है तमाम दावे कर रही है विकास कार्य को लेकर। कितना बदलाव उत्तराखंड में देखा गया है 21 सालों में? देखिए सोनिका, उत्तराखंड में बदलाव की जो बात करें तो पिछले 5 सालों का जो आप ट्रेंड देखे हो, चाहे पॉलिटिकल हो या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो या अलग अलग विविध क्षेत्रों में, विकास के बदलाव के कई सारे चित्र, कई सारे दृश्य आपको दिखाई देंगे। उसी के तहत देखिए, जब उत्तराखंड जब से निर्मित हुआ था 2000 में, 8 नवंबर सन 2000 को, तो उत्तराखंड का जो स्वरूप क्या होगा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। क्या एक छोटा राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हो करके
अपने आप को स्टैंड कर पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल था। जो लोग इसके लिए राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कर रहे थे उनके अपने तर्क थे, और जो इसका विरोध कर रहे थे आपने देखा होगा किस तरह से आंदोलनकारियों पे गोलियां तक चलाई गई और कई लोग शहीद भी हो गए। तो एक बड़े और कड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड मिला। तो निश्चित रूप से आज 21 साल में अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। आज हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आगे है, वो चाहे केंद्र की योजनाओं को लागू करने का मामला हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो, सब में उत्तराखंड अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का हो तो देश का सबसे आइडियल, सबसे आदर्श स्टेट होना चाहिए। और जब केदारनाथ के दौरे पे प्रधानमंत्री आते हैं तब भी वो ये कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। तो आप समझ सकती हैं कि उत्तराखंड की जो पिछली 21 साल की यात्रा है वो जरूर समय समय धीरे धीरे चलती हुई प्रतीत हुई, लेकिन काफी कुछ उपलब्धियां इसकी झोली में है। लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाया जाना भी बाकी है, और जो सरकारें आएंगी उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करे, इसके विकास के पथ का निर्माण करे और विकास की जो गाड़ी है उसकी स्पीड को और बढ़ाएं, सुपरसोनिक स्पीड में लेकर के आगे बढ़े। सोनिका, धीरेन्द्र, पहली बार जनजाति महोत्सव भी होने जा रहा है, कितना खास होगा? बिल्कुल सोनिका, उत्तराखंड देश के हिमालयी राज्यों में इस मामले में भी काफी विशिष्ट है। इसका जो कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार जो 3 रीजन है, एक तरह से प्रशासनिक दृष्टि से 2 रीजन भले हों कुमाऊं और गढ़वाल, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखें तो जो जौनसार का रीजन है वहाँ कई जनजातियां बसती है और उसका काफी विशिष्ट इतिहास भी है। वो पांडव काल से लगा करके तमाम पौराणिक आख्यानों में भी जौनसार का जिक्र होता है। इसी तरह से कुमाऊं में कई जनजातियां बसती है, थारू, बुक्सा इत्यादि। तो उनका पहला महोत्सव उत्तराखंड में होने जा रहा है। यह एक नई तरह की शुरुआत होगी जहाँ पे इस तरह की सारी जनजातियां आएंगी, अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी, अपने संस्कारों के बारे में लोगों को बताएंगी, और अन्य लोग भी जो उन जनजातियों को नहीं जानते वहां पहुंचेंगे तो उनकी संस्कृति, संस्कार, उनके सामाजिक परिवेश से परिचित होंगी। तो निश्चित रूप से ये एक अद्भुत कार्यक्रम होना है। अब इसका क्या रिजल्ट आता है, कितना ये सफल होता है, इसके बाद शायद इसका जो क्रम है चलता रहे। सरकार को इससे ये फायदा है कि सरकार को इसके माध्यम से उनकी समस्याओं से रूबरू हो जाएगी, उनकी समस्याएं पता चलेगी, उनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरह से उनको और विकास के मुख्य मार्ग से लाया जाए, किस तरह से उनके और आगे बढ़ाया जाए, जनजातियों को उनको मजबूत किया जाए, इसके बारे में भी सरकार को इनपुट मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम और सफल होगा। ठीक है धीरेन्द्र, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, और चुनाव से पहले चुनावी हलचल उत्तराखंड में तेज हो गई है। बीजेपी केंद्रीय नेता जनता के नब्ज को टटोलेंगे, ये इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुझान के हिसाब से तय होगा कि किसे टिकट मिलेगा। टिकट बंटवारे को लेकर अब जनता के नब्ज को टटोला जाएगा। कई विधायकों के टिकट भी कटेंगे इस दौरान, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2022 को लेकर तैयारियों में लगी है उत्तराखंड सरकार। चुनावी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी केंद्रीय नेता अब जनता के नब्ज को टटोलेंगे, और इस दौरान कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, बड़ी जानकारी है। रुझान के हिसाब से ही टिकट का वितरण किया जाएगा। जनता के बीच किसकी पकड़ मजबूत है, इसके बात को लेकर के नब्ज टटोली जाएगी जनता की। तो बीजेपी केंद्रीय नेता जनता की नब्ज टटोलेंगे। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी मिल रही है, 2022 को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी गई है और अब कहा जा रहा है कि जनता के नब्ज को टटोलने का काम किया जाएगा। अब बिल्कुल सोनिका, देखिए कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न हुई है बीजेपी की, उसमें उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के भी, पार्टी की तैयारियों को लेकर के भी बड़ी गहन और विशद चर्चा हुई है। उसके बाद जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने मीडिया को एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उसमें बताया कि क्या क्या बातें हुई है, और उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी की क्या तैयारियां हैं, बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक जो उनका एक चुनावी तरीका है, वर्किंग स्टाइल है इलेक्शन की, उसके बारे में बहुत विस्तार से बात हुई है। और उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि अपनी तैयारियों के बल पे हम 60 पार करेंगे। उन्होंने कहा कि जो बड़े नेता हैं वो आएंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनता से किए गए वादों को बताएंगे कि उनको कितना उन्होंने पूरा कर दिया है, और कुछ वादे बच गए तो उनके लिए फिर से कितना समय चाहिए।
इसके साथ ही जो बड़े नेता हैं, आपने देखा होगा कि उनके आने का क्रम लगातार जारी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबके एक दो दौरे पिछले 2 महीनों के अंदर उत्तराखंड में हो चुके हैं, जबकि अन्य पार्टियों के नेता भी बहुत दूर हैं राज्य से। तो इस तरह से देखे तो उनका की चुनावी तैयारियों को लेकर के बीजेपी से जैसा कि उसका इतिहास है, वो उसी तरह से सक्रिय है। उस तैयारियों में, चुनावी रणनीति बनाने में, उसको अंजाम देने में, सांगठनिक चीजों को ओवरहॉलिंग करने में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। और इसके बाद भी उनके बड़े नेता जनता की नब्ज टटोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता को अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें पता है किस तरह से जनता को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, किस तरह से उनका जनादेश, उनका विश्वास हासिल किया जा सकता है। तो ये सारी कवायद जनता से रूबरू होने की और उनको अपने किए गए 2017 में किए गए तमाम घोषणा पत्र के वादों के बारे में बताने की है। इसलिए उनके तमाम नेता रणनीति के तहत यहाँ आ रहे हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री और उनके जो अन्य बड़े पदाधिकारी हैं, शीर्ष नेतृत्व जिन्हें बीजेपी आला कमान कहा जाता है, वो सब इस राज्य में धूल खाक छानते हुए मिलेंगी राज्य की, और जनता से सीधा कनेक्ट करते हुए जनता को मिलेंगे। सोनिका, धीरेन्द्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन 2017 का धीरेन्द्र अगर हम परिणाम देखें तो तकरीबन 18 सीटों पे बीजेपी को हार मिली थी। तो उन सीटों को लेकर, उन सीटों पर फोकस को लेकर क्या खास रणनीति आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए, न केवल उन सीटों पे जिन पे पिछली बार बीजेपी बहुत कम अंतर से हार गई थी, उनके लिए पार्टी आला कमान सशक्त रणनीति बना रहा है, बल्कि इस बार जो उनके अपने विधायक है, 70 में से 57 विधायक उनके पास थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ज्वाइन कराया तो उनकी संख्या और बढ़ गई। तो 57 विधायक अगर मान ले जो 2017 में बीजेपी के टिकट पे जीत करके आए थे, उनकी स्थिति का भी आकलन किया गया। कई चक्र के सर्वे कराए जा चुके हैं और उन सर्वे के आधार पर उनके टिकट कटेंगे या उन्हें टिकट मिलेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। और पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी लगभग 40% से अधिक विधायकों के टिकट काटेगी और उन सीटों पर नए चेहरों को मौका देगी, क्योंकि बीजेपी इस मामले में काफी आगे है। 2017 में भी उसने बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट काट दिए थे और उसका परिणाम ये रहा कि नए नए चेहरे जीत करके आए, बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास के उस मिथक को तोड़ दिया कि कोई पार्टी कभी प्रचंड बहुमत में उत्तराखंड में नहीं आ सकती है। तो वही रणनीति, बल्कि उसको और अपडेट करके बीजेपी चुनाव में उतरने जा रही है और कई सारे विधायकों को टिकट काटेगी और कई सारे नए युवाओं को जो संभावनाशील हैं, जिनकी जनता में पकड़ है, उनको मौका देगी और एक बार फिर से 60 पार का जो दावा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए करेगी। और उसके इस कार्यों का पूरा असर विपक्षी पार्टियों पर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की चुनावी रणनीति जितनी मजबूत होगी, जो विपक्षी पार्टियां उनको भी धरातल पे मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, 60 पार का लक्ष्य रखा गया है। देखना होगा 2022 में सत्ता में कौन सी सरकार काबिज होती है और किस तरीके की रणनीति फिलहाल बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है, उत्तराखंड की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। साल 2020 में कोरोना के चलते पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि 2020 और 21 के पद्म विजेताओं को एक साथ सम्मानित किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड की 5 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कोरोना काल में पुरस्कारों का वितरण जो रह गया था वो किया जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से दिया जाएगा। उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से सम्मानित किया जाएगा इन हस्तियों को। आगे रुक करते हैं, 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। दरअसल कपाट बंद होने वाले हैं और उससे पहले 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 5 अक्टूबर के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे। 20 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट और रविवार को 1796 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 20 नवंबर को कपाट बंद होने हैं और उससे पहले बद्रीनाथ धाम तमाम श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच रही है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस वक्त बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है।
क्योंकि 20 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। आखिरी दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का हुजूम लगातार उमड़ता जा रहा है। 1796 रविवार को तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते चारधाम यात्रा की शुरुआत लेट हुई, लेकिन इसके बावजूद तीर्थ यात्रियों की संख्याओं ने रिकॉर्ड तोड़ा और अब बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं 20 नवंबर को। उससे पहले जानकारी है कि तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार पहुंच रही है दर्शन के लिए। संवाददाता धनराज मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, 20 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, उससे पहले तमाम श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, तो उसके बाद बद्रीनाथ में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। यदि रविवार की बात करें, यानी कि कल की बात करें, तो 1700 से अधिक लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने दर्शन बद्रीनाथ के किए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा आपने देखा होगा कि कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा बाधित जरूर हुई थी और लेट शुरू हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से श्रद्धालुओं का हुजूम बद्रीनाथ में और केदारनाथ में उमड़ा तो देखने लायक था। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से बद्रीनाथ के कपाट अब 20 नवंबर को बंद होने हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का तांता लगातार वहां पर देखा जा रहा है। और हुजूम जिस तरीके से देखा जाए कि काफी लोग वहां पर आ रहे हैं, अपने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। जी और जानकारी ये भी दीजिएगा, बद्रीनाथ धाम कपाट बंद होने वाले हैं, उससे पहले क्या तैयारियां देख रहे हैं मंदिर में? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि 20 नवंबर को जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां बद्रीनाथ में की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जब कपाट बंद हुए थे, एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पर दर्शन किए। और अब बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं 20 नवंबर को, तो उससे पहले सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। फूलों से पूरा बद्रीनाथ मंदिर सजाया जाएगा और वहीं पर जो लाइटिंग है वो भी वहां पर की जाएगी और तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद होंगे। तो देखने वाले एक दृश्य जो होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि बद्रीनाथ एक अपने आप में बड़ा धाम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब कपाट बंद होंगे तो उससे पहले काफी तैयारियां सरकार कर चुकी होगी। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर लगातार हमलावर है और महंगाई को लेकर के लगातार निशाना साधा जा रहा है सत्ता पक्ष पर। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लगातार उत्तराखंड सरकार पर वार किए जा रहे हैं, लगातार हमलावर है कांग्रेस। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। उत्तराखंड में सड़कों पर उतरी है कांग्रेस इस वक्त और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सिलेंडर लेकर हरीश रावत भी शामिल हुए हैं प्रदर्शन के दौरान। कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल पंप के बाहर भी धरना दिया गया है। महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल को लेकर के एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई, राहत दे दी गई है जनता को, लेकिन महंगाई को लेकर के कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। दरअसल 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और उससे पहले कांग्रेस हर मुद्दे को बनाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। सड़कों पर उतर गई है कांग्रेस, हाथों में सिलेंडर लेकर के हरीश रावत भी उतरे हैं और कहा गया है कि बीजेपी महंगाई को बढ़ा रही है, जनता त्रस्त है बीजेपी के राज में। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार पर। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर उतर गए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल है, हाथों में होल्डिंग्स लिए, बैनर लिए और सिलेंडर लिए। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सीधा वार किया जा रहा है, लगातार हमलावर है। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर, क्या जानकारी आपके पास? बढ़ती महंगाई को लेकर के पूरे भारत वर्ष के जो विपक्ष दल है वो लगातार विरोध करने में लगे हैं। तो बात अगर उत्तराखंड की करें तो आप देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस विपक्ष में है और लगातार
जो महंगाई बढ़ी है उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगी है। चाहे आप बात इस वक्त गैस सिलेंडर की करें, पेट्रोल की करें, तमाम तरीके की जो महंगाई उत्तराखंड के अंदर बढ़ाई गई है उसको लेकर के लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे, और उन्होंने जो सिलेंडर मार्च निकाली, कहीं ना कहीं सिलेंडर की जो बढ़ती महंगाई को लेकर के उन्होंने सड़क पे एक पैदल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए सरकार का विरोध किया। तो आप देखिए उत्तराखंड की राजनीति में कुछ इस तरीके की हलचल देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखिए लगातार 2022 की जो विधानसभा चुनाव है लगातार नजदीक आने वाले हैं, और कुछ ही टाइम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के लगातार जो विपक्षी दल है वो जो पूर्व में जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका लगातार विरोध कर रही है, उनकी नीतियों का विरोध कर रही है, और तमाम बड़े मंचों से जाकर के उनका विरोध करने का काम कर रही है। और देखिए साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में स्थापित होने का काम कर रही है। तो उनकी अगर बात करें, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तमाम तरीके की यात्राएं निकाल रही है, तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो चुनावी हलचल है वो तेज हो गई है, जिसको लेकर के विपक्ष हर एक बात को मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटता है। सोनिका, संचित, पेट्रोल पंप के बाहर भी नेताओं की तरफ से धरना दिया गया है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से। दरअसल पेट्रोल डीजल को लेकर धरना दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बातें मान ली है कांग्रेस की तरफ से, जो भी मांग उठाए जा रहे थे, इसके बावजूद अब धरना प्रदर्शन क्यों? देखिए सोनिका, अगर सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी थी उसको केंद्र सरकार ने घटाया, और साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी में भी जो पेट्रोल के जो दाम थे उनको भी कम किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात आप कांग्रेस की करें उत्तराखंड के अंदर, तो उनको मुद्दा चाहिए, और तमाम तरीके के मुद्दे वो ऐसे मुद्दों पर वार करना चाहते हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हों, जो डायरेक्ट जनता को अपील करते हों। और देखिए पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हर व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर क्या पूरे देश भर के अंदर परेशान नजर आता है, क्योंकि देखिए पेट्रोल के बढ़ते दाम कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जिस तरीके से अगर उनका रेट बढ़ता है तो तमाम तरीके की जो चीजें, तमाम तरीके के जो संसाधन है, उनका किराए से लेकर के जो तमाम तरीके की खाद्य का सामान होता है उनके भी रेट बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जनता पे पड़ता है, उनकी जेब पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आती है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जब उनकी सेंट्रल में सरकार थी और पेट्रोल 75 रुपए के आसपास जब पहुंच गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के बड़े मंचों से उनका विरोध किया, और आज उन्हीं की सरकार सेंट्रल में, और आज केंद्र सरकार के में उनकी सरकार होने के बाद 90, 99 तक 100 तक पेट्रोल पहुंच चुका है, और अब कोई विरोध प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल की सरकार है और राज्य की सरकार है, दोनों ही सरकार सोई और डायरेक्ट जनता की जेब पे डाका डालने का काम दोनों ही सरकार कर रही है। ऐसा कहना कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेताओं का तमाम तरीके से सार्वजनिक मंच से कहना है। ठीक है संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तैयारियों में लग गई है विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर रोजगार गारंटी जागरूकता के लिए आम आदमी पार्टी ने बाइक रैली निकाली है। आम आदमी पार्टी युवा को घेरने में लगी है। दरअसल युवाओं को साधने का काम भी किया जा रहा है। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करने का आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है, और कहा जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। इसके लिए रोजगार गारंटी अभियान को लेकर के लगातार जागरूकता चलाई जा रही है, और इसके लिए बाइक रैली निकाली गई है। सीधा युवाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल कई तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी लगातार मुखर है। रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र को लेकर के, और खासकर रोजगार के जरिए युवाओं को अपने पढ़ने में लेने के लिए रोजगार गारंटी अभियान इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, ठंड भी बढ़ने लगी है, और जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, तो मौसम एक बार फिर उत्तराखंड में करवट ले लिया है। प्रशांत महासागर में लाल-नीना के प्रभाव के चलते उत्तर भारत सहित उत्तर पूर्व एशिया में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। प्रशांत महासागर में पानी ठंडा होना और तेजी से बढ़ने लगा है। आमतौर पर इसका सीधा मतलब है उत्तरी गोलार्ध में तापमान का सामान्य से भी कम होना। इसके चलते पूरे उत्तर भारत सहित उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इस बीच पारा सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे गिर सकता है।
आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को देश से मानसून विदा हुआ। यहाँ पिछले 50 साल में 7वीं बार है जब मानसून इतनी देरी से विदा हुआ है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही अब देश के उत्तरी इलाकों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ठंड लगातार बढ़ने भी लगी है। उत्तराखंड में 3 डिग्री से भी नीचे पारा इस वक्त गिरेगा, ये जानकारी मिल रही है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राम रहीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस में आज पूछताछ होगी। बेअदबी मामले में आज पूछताछ करेगी पंजाब एसआईटी। बड़ी जानकारी इस वक्त पंजाब से आपको दे रहे हैं। सुनारिया जेल में पूछताछ की जाएगी पंजाब एसआईटी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, पंजाब एसआईटी राम रहीम केस में पूछताछ करेगी, यानी राम रहीम की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस में पूछताछ की जाएगी। 2015 का ये मामला है और अब पंजाब एसआईटी इस मामले में पूछताछ करेगी। तो पंजाब की सियासत में इसका असर भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा अहम ये मामला। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी माथा टेक कर विधानसभा में अंदर दाखिल हुए हैं। विधानसभा में आज सबसे पहले दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 दिन का होगा पंजाब विधानसभा का ये सत्र। शुरुआत हो गई है सत्र की। 2 दिन का ये विशेष सत्र होगा और काफी अहम मुद्दों को लेकर इसमें रखा जाएगा सामने। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सबसे पहले माथा टेका है और उसके बाद अंदर प्रवेश किया है। तो विधानसभा में आज पहले दिन दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2 दिन का पंजाब का विधानसभा ये सत्र होगा। तो पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है, 2 दिन का होना है। कई अहम मुद्दों को रखा जाएगा इस दौरान, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस दौरान। बीएसएफ और कृषि कानूनों पर भी फैसला होगा, ये बड़ी जानकारी भी इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, 2 दिन का होगा। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र सीएम चन्नी ने सबसे पहले माथा टेका है और उसके बाद विधानसभा के अंदर दाखिल हुए हैं। सबसे पहले दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और 2 दिन का ये पंजाब विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। अहम मुद्दों को सामने रखा जाएगा, अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं इस दौरान जब 2 दिन का विशेष सत्र होना है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।